दोस्तों, कभी भी किसी अनजान इंसान का दिया हुआ कुछ भी खाने की गलती मत करना, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इस फिल्म में भी एक परिवार ने यही गलती की थी और फिर उनके साथ जो हुआ वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म की शुरुआत होती है आर्या नाम की एक लड़की से जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसके पापा अथर्व उसे कॉलेज लेने आते हैं और पेशे से वो एक पायलट होते हैं। आर्या अपने पापा से कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन अथर्व को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वह अपनी बेटी को इतनी दूर अकेले भेजना नहीं चाहता। आर्या लगातार जिद करने लगती है और रात को डिनर के समय भी वही बात दोहराती रहती है। आखिरकार अथर्व मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारे सभी दोस्तों के नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनके माता पिता की जानकारी चाहिए। साथ ही तुम हर समय अपनी लाइव लोकेशन हमें भेजती रहोगी। आर्या यह सारी बातें मान लेती है। उधर उसका छोटा भाई अंश मोबाइल में बिजी बैठा होता है। अथर्व उसका फोन छीन लेता है और कहता है, जल्दी खाना खत्म करो और जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह सबको फार्म हाउस के लिए निकलना था। अगले दिन पूरा परिवार फार्म हाउस जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में अथर्व अपनी पत्नी मीना से कहता है कि चलो किसी ढाबे पर रुककर पराठे खाते हैं। मीना भी हाँ कर देती है और फिर सब लोग एक ढाबे पर रुक जाते हैं। वहां बैठकर पराठे ऑर्डर किए जाते हैं, लेकिन आर्या को पराठा बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेल था। वह साफ मना कर देती है कि उसे यह नहीं खाना। अथर्व उसे काफी समझाता है कि थोड़ा खा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन आर्या फिर भी खाने से मना कर देती है। इसके बाद अथर्व वेटर से चाय लाने के लिए कहता है। वेटर बोलता है कि चाय के लिए अलग से टोकन लेना पड़ेगा। अथर्व टोकन लेने जाता है और 500 रुपए का नोट देता है, लेकिन ढाबे वाला उससे 10 रुपए छुट्टे मांगता है। अथर्व कहता है कि पराठों के पैसे में से काट लो, मगर चाय वाला बोलता है कि चाय का हिसाब अलग होता है। तभी वहां एक आदमी आता है और 2 चाय के टोकन खरीद लेता है। उनमें से एक टोकन वह अथर्व को दे देता है। अथर्व उससे पूछता है कि क्या आपके पास छुट्टे हैं? वह आदमी कहता है कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, आप इसे रख लीजिए। अथर्व कहता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं, शायद उसके पास छुट्टे हों। लेकिन वह आदमी मुस्कुराकर कहता है कि सिर्फ 10 रुपए की बात है, रहने दीजिए। अथर्व उसे धन्यवाद बोलता है और वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। कुछ देर बाद वही आदमी भी उनके टेबल के पास आकर बैठ जाता है। वह पूछता है कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? चूंकि उसने चाय के पैसे दिए थे, इसलिए अथर्व उसे मना नहीं करता। तभी मीना आर्या से पूछती है कि क्या तुम सच में पराठा नहीं खाओगी? आर्या फिर मना कर देती है। तभी वह आदमी कहता है कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आर्या कहती है कि उसका मन नहीं है। वह आदमी मजाकिया अंदाज में अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकालता है। फिर वह कहता है कि अगर पराठा नहीं खाना तो इसमें से चीनी का एक दाना खा लो। आर्या उस डिब्बी से एक दाना उठाकर खा लेती है, लेकिन उसे खाते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि अब पराठा खा लो, और हैरानी की बात यह होती है कि आर्या चुपचाप पराठा खाने लगती है। मीना को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। असल में उस आदमी ने आर्या पर वशीकरण कर दिया था। जिस चीनी के दाने को आर्या ने खाया था उसमें काला जादू किया गया था। इसके बाद सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। जाते समय अथर्व उस आदमी से उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम प्रताप बताता है। अथर्व उसे चाय के लिए धन्यवाद बोलता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त प्रताप आर्या को एक बिस्किट का पैकेट देता है। वह कहता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खाना। आर्या वह पैकेट अपने पास रख लेती है। रास्ते में मीना अथर्व से पूछती है कि क्या वह आदमी तुम्हारा जानने वाला था? अथर्व कहता है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। वह सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने चाय के पैसे दिए थे। कुछ देर बाद पूरा परिवार फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही आर्या वह बिस्किट खा लेती है। इसके बाद सब लोग मस्ती करने लगते हैं और पूल में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। तभी मीना छत पर जाती है और उसे प्रताप घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत जाकर अथर्व को इसके बारे में बताती है। अथर्व बाहर जाकर पूछता है कि आप यहां कैसे पहुंचे? प्रताप कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वह कहता है कि उसे अपनी बेटी को फोन करना है, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका है, इसलिए वह घर के फोन से कॉल करने की इजाजत मांगता है। अथर्व उसे घर के अंदर आने देता है। प्रताप फोन मिलाता है, लेकिन जानबूझकर गलत नंबर डायल करता है। अथर्व कहता है कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेना। इसी बीच आर्या पूल से निकलकर अंदर आती है। प्रताप उसे प्यार से बुलाकर अपने पास बैठने को कहता है। वह गीले कपड़ों में ही सोफे पर बैठ जाती है। अथर्व उसे डांटता है कि गीले कपड़ों में सोफे पर क्यों बैठ गई, लेकिन आर्या कहती है कि अंकल ने बैठने को कहा था। फिर प्रताप उसे कपड़े बदलकर आने के लिए कहता है।
आर्या कपड़े बदलकर वापस आती है और प्रताप से बातें करने लगती है। बातों बातों में प्रताप उससे उसकी जिंदगी की सारी जानकारी निकाल लेता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग साथ बैठे होते हैं, तभी प्रताप कहता है कि आपने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है। अथर्व को उसकी यह बात पसंद नहीं आती। वह कहता है कि यह हमारा निजी मामला है। तभी प्रताप आर्या से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन करो और उससे ब्रेकअप कर लो। सबके सामने आर्या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके रिश्ता खत्म कर देती है। यह देखकर अथर्व और मीना दोनों हैरान रह जाते हैं। मीना पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है। आर्या कहती है कि वह ठीक नहीं है। लेकिन तभी प्रताप उसे बोलता है कि कहो तुम बिल्कुल ठीक हो, और तुरंत आर्या वही बात दोहरा देती है। अब उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तभी अथर्व गुस्से में कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं खुद तुम्हें यहां से छोड़कर आता हूं। लेकिन प्रताप मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा अधूरा काम पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर अथर्व का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह प्रताप को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त प्रताप आर्या की तरफ देखकर कहता है, आर्या, अपने मम्मी पापा को मुझे बाहर निकालने से रोको। जैसे ही प्रताप यह बोलता है, आर्या तुरंत अपने माता पिता के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह गुस्से में उनसे बहस करने लगती है और कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। अथर्व हैरान होकर पूछता है, तू इसे बाहर जाने से क्यों रोक रही है? तो आर्या जवाब देती है, क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा है। अब साफ पता चल रहा था कि आर्या पूरी तरह प्रताप के वश में जा चुकी थी। अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रताप आर्या को चाय पत्ती देता है और कहता है कि इसे पूरा खा लो, और सबके सामने आर्या बिना सोचे चाय पत्ती खाने लगती है। अथर्व को समझ ही नहीं आता कि उसकी बेटी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन बीना सब समझ जाती है और डरते हुए कहती है कि इस आदमी ने आर्या पर वशीकरण कर दिया है। अथर्व उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी प्रताप हंसते हुए बोलता है कि मैंने इतने सबूत दिखा दिए, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। फिर वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। प्रताप आर्या को आदेश देता है कि अपने पापा को थप्पड़ मारो, और अगले ही पल आर्या अपने पिता को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद अथर्व गुस्से और डर के बीच प्रताप से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। प्रताप सीधा जवाब देता है कि उसे आर्या चाहिए। यह सुनते ही अथर्व साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तब प्रताप कहता है कि अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूं। मैं सिर्फ एक आदेश दूंगा और यह खुद मेरे पीछे चल पड़ेगी। लेकिन प्रताप कहता है कि उसे सिर्फ लड़की नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहता है कि उसके माता पिता खुद अपनी मर्जी से उसे सौंप दें। उसी दौरान अंश ऊपर से नीचे आता है और वहां का माहौल देखकर डर जाता है। प्रताप उसे भी सबके साथ बैठने को कहता है। इसी बीच वह जानबूझकर आर्या को लात मार देता है। यह देखकर अथर्व अपना आपा खो बैठता है और प्रताप पर टूट पड़ता है। वह उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन तभी प्रताप आर्या को आदेश देता है कि अपने भाई का सिर फोड़ दो, और आर्या तुरंत जाकर अंश के सिर पर हमला कर देती है। अंश बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। बीना घबराकर प्रताप से विनती करती है कि उन्हें अंश को अस्पताल ले जाने दिया जाए, लेकिन प्रताप किसी को भी वहां से जाने नहीं देता। वह आर्या से कहता है कि जाकर चाकू लेकर आओ। फिर वह आदेश देता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उन्हें चाकू मार देना। इसके बाद प्रताप आर्या से ऐसी ऐसी हरकतें करवाने लगता है जिससे उसके माता पिता टूट जाएं। कभी वह उससे खुद को थप्पड़ मरवाता है, कभी घंटों डांस करवाता है और कभी उसे पानी तक नहीं पीने देता। लेकिन इसके बावजूद अथर्व अपनी बेटी को देने के लिए तैयार नहीं होता। तब प्रताप आखिरी चाल चलता है और कहता है कि जाओ, अपने भाई को खत्म कर दो। आर्या तुरंत अंश को ढूंढने निकल पड़ती है। अंश डरकर कहीं छिप गया होता है, इसलिए वह उसे तुरंत नहीं मिल पाता। लेकिन थोड़ी देर बाद आर्या को उसका ठिकाना पता चल जाता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अथर्व उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या अपने ही पिता के पैर में चाकू घोंप देती है। इसके बाद वह अंश को पकड़ लेती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। बीना और अथर्व भागकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि अंश अभी भी सांस ले रहा है। अथर्व उम्मीद से कहता है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। लेकिन तभी आर्या एक भारी गमला उठाकर उसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि इस बार प्रताप उसे रोक देता है। अथर्व रोते हुए प्रताप से कहता है कि उसे अपने बेटे को अस्पताल ले जाने देना चाहिए। तब प्रताप एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी अपनी मर्जी से मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे बेटे को बचने दूंगा। आखिरकार बीना टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि वह अपनी बेटी उसे देने के लिए तैयार है। फिर भारी दिल से दोनों अपनी बेटी प्रताप को सौंप देते हैं। इसके बाद प्रताप आर्या को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अथर्व बीना और अंश को अस्पताल भेज देता है और खुद कुछ सामान लेकर प्रताप के पीछे निकल पड़ता है। उधर रास्ते में बीना अंश को अस्पताल लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। अथर्व को अभी तक इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं होता। वह जंगल के रास्ते चलते चलते आखिरकार प्रताप के ठिकाने तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कई लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं।
वे उसे नोचने लगती हैं और अपने दांतों से काटने लगती हैं। असल में प्रताप ने सिर्फ आर्या ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों को अपने वश में कर रखा था। तभी प्रताप वहां आता है और उन सभी लड़कियों को रोक देता है। वह अथर्व से कहता है कि मैंने इन्हें साफ आदेश दिया हुआ है कि मेरी इजाजत के बिना यहां आने वाले को जिंदा मत छोड़ना। फिर प्रताप सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है। वह अथर्व से कहता है कि इन लड़कियों ने बहुत समय से कोई मजेदार खेल नहीं खेला और वह उन्हें अथर्व को मारने का आदेश देने ही वाला होता है। तभी अथर्व कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वह अपनी बेटी के हाथों मरना चाहता है। प्रताप उसकी यह बात मान लेता है। फिर वह बाकी लड़कियों को आदेश देता है कि अथर्व को सिर्फ आर्या ही मारेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व अचानक उठता है। वह कैंची तोड़कर आर्या के दोनों कानों में घुसा देता है। आर्या के कानों से खून बहने लगता है। प्रताप गुस्से में आर्या को आदेश देता है कि अपने पिता को खत्म कर दो, लेकिन तभी उसकी नजर आर्या के घायल कानों पर पड़ती है। उसी समय अथर्व प्रताप पर हमला कर देता है। वह प्लास से उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींच देता है। प्रताप लड़कियों को आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह ठीक से बोल ही नहीं पाता। इसी वजह से सारी लड़कियां चुपचाप खड़ी रहती हैं। फिर अथर्व आर्या के कानों से कैंची निकालता है और प्रताप से कहता है कि अब वह उसके अंदर का असली राक्षस देखेगा। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ जाती है। अथर्व खेत से एक मरा हुआ चूहा उठाता है और अपने घर लौटता है। घर पहुंचकर वह एक कटोरी में चाय पत्ती भरता है और साथ में एक केला भी लेता है। फिर वह घर के एक अंधेरे कमरे में जाता है। वहां प्रताप पिछले 10 सालों से कैद होकर रह रहा होता है। अथर्व उसे वही चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा खाने के लिए देता है। दरअसल पिछले 10 सालों से प्रताप को यही सब खिलाया जा रहा था। प्रताप रोते हुए अथर्व से दया की भीख मांगता है, क्योंकि इस बार वह सिर्फ वह केला खाना चाहता था। यहीं पर इस खौफनाक कहानी का अंत होता है। दोस्तों, इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आ चुका है और यकीन मानिए वो भी पहले पार्ट की तरह बेहद खतरनाक और मजेदार है। अगर आप उसका भी पूरा एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।